हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि आज़ादी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी उसके बारे में जानेंगे। ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक नॉलेज के लिए है। इसमें हम केवल बेसिक नॉलेज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में जानेंगे। यानी कि 1947 में, यानी कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त हुआ था, उस समय पर हमारी भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी, ये हम इस अध्याय में देखेंगे। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास, यानी कि अल्प का मतलब है कम, अल्प विकास तथा गत्या अवरोध की स्थिति में पहुंचा देने वाले कारकों से परिचित होंगे। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ गई थी एक तरीके से, यानी कि बहुत बाकी देशों से पीछे रह गई थी। तो इसी के बारे में जानेंगे कि वो कैसे रही। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देखिए। भारत का आर्थिक विकास विषयक इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से विकास से अवगत कराना है। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य क्या है? यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको जानकारी देना और उसके विकास से अवगत कराना। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं। यानी जो आप अर्थव्यवस्था आज भारत में देखते हैं, अब तो भारत काफ़ी उभर चुका है, काफ़ी आगे जा चुका है, विकासशील देशों में शुमार हो चुका है। लेकिन जब हम 80-90 साल पहले की बात करें, यानी जब हमारा देश गुलाम था, तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही पिछड़ी हुई थी। क्योंकि जितना भी हमारे यहाँ माल बनता था, जितना भी कच्चा माल था, उसे अंग्रेज़ अपने देश भेजा करते थे। तो यहाँ खाने के लिए दाने भी नहीं बचे थे। यानी कि भारत इतनी भूखमरी से जीवन गुजार रहा था। लेकिन अब तो आज़ादी के इतने सालों बाद भारत एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुका है। विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। आप जानते हैं कि 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया है। आगे देखिए, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक वो होते हैं जो यूरोप के देश हैं, जो जैसे ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया, तो उन्हें औपनिवेशिक कहा जाता है। का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था। यानी कि उन्हें कच्चे माल की ज़रूरत थी, तो उन्होंने भारत जैसे देश को ढूंढा और वो ये कहकर भारत के अंदर आए कि हम सिर्फ यहाँ व्यापार करने आए हैं और व्यापार करके चले जाएंगे। इसलिए वो यहाँ व्यापार करने आए। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत मतलब अंडर में आर्थिक विकास। अंग्रेजी शासन के स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। जब अंग्रेज भारत नहीं आए थे, उससे पहले तो हमारी एक अर्थव्यवस्था थी, इसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन जब अंग्रेज भारत आ गए तो वह अर्थव्यवस्था हमारी नहीं रही, वो अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई। परंतु जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था। आपको पता होगा कि जब अंग्रेज़ हमारे देश के ऊपर शासन करते थे, तब हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आबादी गांव में रहती थी और गांव की आबादी पूरी कृषि पर, लगभग 85% आबादी गांव में रहती थी और कृषि पर निर्भर होती थी। लेकिन आजकल के लोग शहर में ज़्यादा रहते हैं। इस समय देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियाँ हो रही थी। यानी कि नए नए उद्योग बन रहे थे और नए नए विकास के तौर तरीकों में परिवर्तन हो रहा था। सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़े शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत भर में स्वीकृत हो चुका था।
यानी कि सूती में रेशमी वस्त्र बनने लगे थे। हमारे यहाँ से जो कपास जाता था वो सारा इंग्लैंड भेजा जाता था, यहाँ से 2-3 रुपए किलो जाता था, लेकिन जो वहाँ से वस्त्र बन के आते थे वो बहुत ही महंगे होते थे। और बहुमूल्य मणि रत्न इन सब की खोज होने लगी, इन सब के आभूषण बनने लगे, और धीरे धीरे हमारे यहाँ भी फैक्ट्रियाँ और उद्योग होने लगे, और ये सब अंग्रेज़ों के कारनामे थे। इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहाँ के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। यानी इंग्लैंड यहाँ से कच्चा माल ले जाता था, फिर वहाँ से वो वस्तुएं बनाकर अपने देश से यहाँ भारत बेचता था। बस यही भारत का काम रह गया था। भारत ने इंग्लैंड ने भारत को कठपुतली की तरह नचा रखा था। जब चाहे यहाँ से माल ले जाता था और अपना माल यहाँ पर बेचता था। औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। औपनिवेशिक शासन का मतलब है यूरोप के जो ब्रिटेन के जो राजा हमारे ऊपर यहाँ शासक किए थे वो, उन्होंने कभी भी इस देश की आर्थिक स्थिति के बारे में विचार नहीं किया, कभी भी राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन नहीं किया, और कभी भी किसी भी व्यक्ति की आय का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि कोई क्या कमा रहा है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक संवर्धी दर 2% से कम ही रही है, तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र आधा % ही रही है। आप देखिए कितनी कम थी प्रति व्यक्ति आय, जब ये राष्ट्रीय आय है वार्षिक संवर्धी दर पर 20वीं शताब्दी में। अब हम कृषि क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। कृषि का जो क्षेत्र था वो कैसा था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर थे, इसलिए हमारी कृषि अर्थव्यवस्था ही कही जाती है। मैंने बताया था लगभग 85% जनसंख्या जो गाँव में बसी थी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, सीधे रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी, यानी कि कृषि के माध्यम से ही अपना जीवन गुजारा करती थी। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जा सकता है। जो कृषि क्षेत्र में गतिहीनता क्यों आई, क्योंकि औपनिवेशिक शासन ने कुछ भू व्यवस्था प्रणालियाँ लागू कर दी थी कि जो मालिक होते थे और जो मजदूर होते थे, मालिक मजदूरों से काम करवाता था और उन्हें बस सिर्फ 2 वक्त की रोटी देता था, बाकी उन्हें कुछ नहीं देता था, और यह प्रणाली अंग्रेज़ों ने लागू की, इसलिए इसे औपनिवेशिक शासन प्रणाली कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिए। इस प्रणाली को लागू करने से पूरी ज़मीन जमींदारों के हाथों में आ जाती थी। मैंने अभी आपको बताया कि जो ज़मींदार होते थे उनके हाथों में पूरी ज़मीन होती थी, जो मज़दूर होते थे उनके पास कुछ नहीं बचता था, वो सारे दिन मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट भरते थे। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यावसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं। कुछ क्षेत्रों में नकदी फसलों का मतलब है फसलों को बेचना, और उच्च उत्पादकता के भी प्रमाण मिलते हैं। उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, सारा लाभ जमींदारों को ही मिला करते थे। उत्पादकता मतलब है हाई यील्डिंग, जो हाई यील्डिंग की जो फसल होती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा उनमें प्रॉफिट होता था, लाभ होता था, वो केवल ज़मींदारों को मिलता था, इसमें भी किसानों को कुछ नहीं मिल पाता था। जिनका प्रयोग इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था। सिंचाई के मामले भी भारत पीछे रह गया था, भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में भी भारत बहुत पीछे रह गया था, और उद्योगों के मामले में भी अभी भी पीछे है भारत। अब औद्योगिक क्षेत्र के बारे में देखते हैं, उद्योगों फैक्ट्री के बारे में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यहाँ पे उत्तरार्ध नाम आता है, यानी कि वो ख़त्म होने वाली थी, पूर्वार्ध का मतलब है वो स्टार्ट होने वाली थी।
उत्तरार्ध में भारत के कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी। यानी कि जब 19वीं शताब्दी का अंत था तब उद्योग स्थापित होने लगे थे। सबसे पहले जो उद्योग खुला था वो गुजरात के सूरत में खुला था, अंग्रेज़ों द्वारा ये खोला गया था और ये पटसन उद्योग था, कपड़ों का उद्योग। आपको ये याद रखना है। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय देश विदेशियों को दिया जाता है। ये मैंने आपको बताया, ये सूरत में खुला था। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए। अब धीरे धीरे देश बदल रहा था, धीरे धीरे प्रगति कर रहा था। लेकिन उस टाइम अंग्रेज़ों का शासन था। लेकिन द्वितीय विश्व, आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के 2 वर्षों के अंदर ही भारत आज़ाद हो चुका था। इसलिए वहाँ पे धीरे धीरे उद्योग भी बनने लगे और धीरे धीरे वो विकास भी करने लगा। भारत में भावी औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्राय अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योगों का मतलब है प्राइवेट उद्योग, प्राइवेट कंपनियां, इनका ही दबाव रहा और यही ज़्यादा पैसे कमाने लगे। विदेशी व्यापार। प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है। यानी कि भारत पहले से ही विदेशी देशों से व्यापार करता था। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। यानी कि आधा जो माल था भारत का वो केवल इंग्लैंड तक जाता था, बदले में इंग्लैंड उसे कुछ नहीं देता था। माल भी भारत का और उसे अपने कब्जे में लेता था सारे के सारे माल को। स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया, क्योंकि स्वेज नहर से ही सारा व्यापार किया जाता था, वहाँ से ही नावें ढोई जाती थी। और अगर वो पहले वो बंद थी इसलिए वहाँ से व्यापार नहीं होता था। अब वो खुल गई है तो वहाँ से सारा व्यापार किया जाता है। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। जो देश के आंतरिक बाजार यानी जो अंदर के बाजार थे उनमें अनाज, कपड़ा और मिट्टी बहुत ही कम मिल पाते थे, क्योंकि सारी जो भी ये सामान थे ये सब इंग्लैंड जाया करता था। आपको पता है कि 1962 के करीब भारत में भुखमरी हो गई थी, यानी कि गेहूं का एक दाना नहीं बचा था। और अब देखो, अब हमारे पास इतना गेहूं और इतना खाना है कि हम दो साल तक अगर गेहूं पैदा ना हो तो भी पूरी भारत फ्री में खा सकता है। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ था। अंग्रेजी सरकार अपनी युद्धों में उसे व्यय करती थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटेन भी उसमें शामिल था और भारत को भी उसमें शामिल कर रखा था। तो उसमें जो भी युद्धों पे जो खर्च आता था वो सब अंग्रेजी सरकार करती थी, वो भारत के खजाने से, और अदृश्य मदों के आयात पर भी व्यय करती थी। अब आगे देखिए जनांकीय संक्रमण। जनांकीय परिस्थिति मतलब लोगों की परिस्थिति। ब्रिटिश शासन ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए। तो ब्रिटिश भारत है उसकी जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे 1881 में सबसे पहले एकत्रित किए गए। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है। यानी कि लोगों की जो बढ़ती हुई बीमारी थी वो 1921 में प्रथम सीढ़ी में थी, यानी प्रथम सोपान में थी। भुखमरी कह लो या फिर इसे बेरोजगारी कह लो, इस जनांकीय संक्रमण कहलाता है। इस समय भारत की दशा बदतर हो गई थी, क्योंकि सारा लाभ ब्रिटिश कमाते थे और भारतीय किसान भूखे मरते थे। जो ये काल कहा जाता है ना, 1921 से लेकर 1940 तक का या 1947 तक का, इसमें 2 युद्ध हो चुके थे। तो भारत को बहुत नुकसान हो जाते भारत की, क्योंकि युद्धों के कारण केवल उन देशों को नहीं जो कि युद्ध लड़ रहे हैं उसके बाकी आसपास के देशों को भी बहुत नुकसान झेलना पड़ता है।
तो इस समय युद्ध भी हो चुके थे, तो और भारत तो इसमें शामिल था ही। भारत ब्रिटेन की तरफ से शामिल था इसमें, यानी कि उस टाइम ब्रिटेन का शासन था, इसलिए पूरा जो काम काज वो ब्रिटेन का ही चल रहा था। तो उस टाइम सारा लाभ तो ब्रिटेन को मिलता था और अंग्रेज़ों को मिलता था, और यहाँ के किसान भूखे मरने लगते थे। अब देखिए व्यावसायिक संरचना, व्यवसाय करने की संरचना क्या है। औपनिवेशिक काल में कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था। आप जानते हैं कि लोग कृषि पर ही निर्भर रहते थे। देश की लगभग 70 से 75% जनसंख्या इसी में लगी थी, यानी कि लगभग 75% जनसंख्या विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में क्रमश 10% तथा 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पाता था। देखिए आप 100 में से 10 लोगों को केवल रोजगार मिल पाता था, बाकी 90 जो प्रतिशत लोग थे वो केवल कृषि पर निर्भर रहते थे। अब देखिए लास्ट टॉपिक, आधारित संरचना, जिसे भी अंग्रेज़ों ने लागू किया। अंग्रेज इसमें मतलब जितने भी हमारे निर्माण हुए, चाहे वो सड़क का निर्माण हुआ हो, डाक विभाग का निर्माण हुआ हो, जितने पोस्ट ऑफिस बने, जितने भी रेलवे लाइंस बने, वो सब आधारित संरचना कहलाती है। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन व डाक तार आदि का विकास हो चुका था। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो अंग्रेजी शासन से पहले जो सड़क बनी हुई थी आप जानते हो, अब तो उनका क्या हाल हो रहा होगा, इसलिए वो यातायात के लिए बिल्कुल उपयोग नहीं थी, इसलिए उन्हें दोबारा बनाया गया। अंग्रेज़ों ने 1853 में भारत में रेलों का आरंभ किया। इनकी सबसे पहले जो रेल चलाई गई थी वो 1853 में, यानी बन तो 1850 में गई थी लगभग। आपकी बुक में भी 1850 दे रखे है, लेकिन मैंने यहाँ पर 1853 क्यों लिखा है, मुझे जहाँ तक याद है 1853 में सबसे पहले रेल चली थी, और आप इसे देख लेना, सही कर लेना। और आपको ये बताना है कमेंट में कि रेल बनाने वाला व्यक्ति कौन था और किसने ये रेल शुरू की थी। सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया। रेलों के साथ साथ सड़कों और औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों पर भी विशेष ध्यान दिया। जो समुद्री जलमार्ग होते हैं पतनों पर एक दूसरी जगह जाने पर, इन सब पर ध्यान दिया। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो चैप्टर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।